गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी देखे थे, मतलब दोनों का डिफिनेशन देखे थे, अच्छे से समझे थे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और दोनों का एग्जांपल्स भी लिए थे। ठीक है, तो अपने लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी कलम निकाल लेंगे और हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो इसमें जो है सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, हालांकि यही पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। एक कंपोनेंट मेथड भी होता है, लेकिन वो इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड इसमें लिखेंगे in this method vector is represented by an arrow in which direction of arrow represents the direction of arrow represents the direction of vector and length of the arrow represents the length of the arrow represents the magnitude of the vector चलिए इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, लिख रहे हैं? बिल्कुल सर। तो बोला गया, समझते हैं ग्राफिकल मेथड में कि किसी भी वेक्टर को एक एरो की सहायता से दिखाया जाएगा। एक एरो की सहायता से दिखाया, मान लीजिए ये एरो है, ठीक है, तो इसको एक एरो की सहायता से दिखाया जाएगा। जो एरो का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। देखिए वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये जो एरो है ना, एरो की तरफ भी ईस्ट की तरफ है, तो इसका मतलब वेक्टर का डायरेक्शन किधर, ईस्ट की तरफ। तो ये जो एरो है ना, ये बताएगा आपको डायरेक्शन। ये जो एरो है ये बताएगा आपको डायरेक्शन। एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। एरो क्या बताएगा, डायरेक्शन। और इसका जो लेंथ है ना, ये वाला एरो का जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला लेंथ जो है एरो का जो लंबाई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो अपने लोग को जो बनाना होगा, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, जिधर डायरेक्शन होगा उधर तीर बना लेंगे, और जितना उसका मैग्नीट्यूड है उसके लिए क्या यूज करेंगे, इसका जो लंबाई है, उसका जो लंबाई है। ठीक है, एग्जाम्पल के सहायता से और क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की सहायता से देखिए ये और क्लियर होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको बोल दिया गया कि 5 न्यूटन का फोर्स बनाना है, 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे, कहीं पे भी। ठीक है, अपने लोग को इसको रिप्रेजेंट करना है। इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो सबसे पहले ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये सब तो मालूम ही होगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो देख लीजिए। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन होता है, ये वाला डायरेक्शन है अपना ईस्ट, ये ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है। और ये क्या है, वेस्ट है। ये क्या है, वेस्ट है। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। मैप में देखेंगे इंडिया के, जब मैप देखते होंगे तो ऊपर में जम्मू कश्मीर दिखता है, ये सब पंजाब दिखता है, तो ये सब नॉर्थ में। ठीक है, नीचे में क्या दिखेगा, साउथ, साउथ इंडियन।
ठीक है, नीचे दिखेगा तमिलनाडु दिखेगा, ठीक है, केरला दिखेगा, वो सब साउथ में आता है। ठीक है, तो ये साउथ, ऊपर नॉर्थ, आगे ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करेगा तो अगर ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ है, अगर यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये देखिए ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा? अच्छा, कोई बोलेगा सर हम इसको ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे, अरे बोल लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोलिए, लेकिन जनरली पहले ये नॉर्थ और साउथ यूज़ किया जाता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। कोई ईस्ट नॉर्थ बोले तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये अपना नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ना इंडिया में, जो मणिपुर वगैरह है, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पूरा का पूरा, तभी इस एग्जाम्पल को समझेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो इधर होगा, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, मतलब दोनों के बीच में, साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। चलिए, यहाँ पे अपने लोग को बोला गया कि 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो सबसे पहले तो ईस्ट डायरेक्शन में चल लेंगे। अच्छा, अब स्केल में तो न्यूटन होता नहीं है, स्केल में तो सेंटीमीटर होता है। आपका जो स्केल है जिससे बनाइएगा ये लाइन, उसमें तो सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ठीक है, या 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन को हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 न्यूटन के लिए कितना सेंटीमीटर का लाइन बनाना होगा? 5 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अगर हम 5 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचेंगे तो वो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर 10 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचेंगे तो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हम पहले एज्यूम कर चुके हैं कि अपना जो स्केल का 1 सेंटीमीटर है वो 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्केल लगाएंगे और 5 सेंटीमीटर का लाइन बना लेंगे। 5 सेंटीमीटर का लाइन बना लेंगे, तो इस लाइन का लंबाई कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर कितना को रिप्रेजेंट कर दिया? 5 न्यूटन को। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब कौन से डायरेक्शन में बनाना है? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट इधर है तो एरो यहाँ पे लगा देंगे। क्या करेंगे? एरो यहाँ पे लगा देंगे। ईस्ट डायरेक्शन ये है तो यहाँ एरो चिपका देंगे। ये हो गया एरो इधर की तरफ, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। अब मान लिया जाओगे 5 न्यूटन और डायरेक्शन इन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसको समझिएगा। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, समझिएगा। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ का 30 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ का 30 डिग्री ईस्ट। तो ध्यान से समझिएगा कैसे बनेंगे ये ईस्ट है अपना। यस सर, ईस्ट है, कोई समस्या नहीं सर। ये क्या है अपना? ये नॉर्थ है, सही है। देखिएगा यहाँ से 5 न्यूटन का है मतलब 5 सेंटीमीटर लेंगे अपना, वही चल रहा है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वही चल रहा है 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 न्यूटन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए बोला गया 5 न्यूटन तो मतलब 5 सेंटीमीटर लंबा बनाना है अपने लोग को। लाइन का जो लेंथ होगा, जो एरो का लेंथ होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। अब बोला गया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे ना तो ये हो जाएगा नॉर्थ का 30 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ से कितना चलना है? 30 डिग्री। नॉर्थ ये हो गया, यहाँ से 30 डिग्री चलना है। किधर चलना है? ईस्ट के तरफ। तो इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये एंगल 30 डिग्री। तो देखिए ना, नॉर्थ से 30 डिग्री चल रही है किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये हो जाएगा अपना 5 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा अपना? 5 न्यूटन। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा है, ये हो गया 5 न्यूटन। अगर ये बोलता कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ का 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री अगर ईस्ट ऑफ साउथ बोलता, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ का 30 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ से ऐसे बनाते हैं, ये लाइन लिखते हैं 30 डिग्री। और ये देखिए ये क्या है, दिख रहा है नीचे? चेक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, लाइन में आ रहा है। तो 30 डिग्री किससे है? साउथ से। किधर की तरफ? ईस्ट की तरफ। तो इसको क्या बोलेंगे? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ हो गया। या इसको ये भी बोल सकते हैं 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये भी बोल सकते हैं 60 डिग्री
साउथ ऑफ ईस्ट। ये देखिए ईस्ट से कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ईस्ट से कितना इधर जा रहे हैं 60 डिग्री, तो कहाँ जा रहे हैं ईस्ट से, तो 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये भी बोल सकते हैं इसको। चलिए तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया ठीक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जाम्पल और ले लें, ठीक है। चलिए मिटा दें, पूरा मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं ग्राफिकल पे, ठीक है। क्वेश्चन, ए पर्सन मूव्स 20 मीटर, ए पर्सन मूव्स 20 मीटर in east direction, in east direction, then 20 meter in north, then 20 meter in north. Find the displacement by graphical method. Find the displacement बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय ग्राफिकल मेथड। ध्यान समझिएगा, एक आदमी है जो पहले 20 मीटर ईस्ट में चल रहा है और फिर 20 मीटर नॉर्थ में चल रहा है, फिर 20 मीटर नॉर्थ में चल रहा है, समझिएगा। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, सबसे पहले तो हम ये करेंगे, क्या करेंगे सर, ठीक है। 20 मीटर है तो अब इतना लंबा स्केल तो होता नहीं है, इतना लंबा स्केल तो होता नहीं है, तो आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मान लीजिए कि 5 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। कई लोग बोलेगा सर ये 5 मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर कैसे हो सकता है, अरे ये हम स्केल पे माने हैं। कई लोग के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर कैसे मान लिए, अरे अपना स्केल 20 मीटर का थोड़ा होगा, और 20 मीटर का तो बोर्ड भी नहीं है अपना, लाइन खींचेंगे कहाँ से उतना लंबा। तो हम मान लिए कि 5 मीटर जो अपना इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर है ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर पे 5 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिए, तो इस हिसाब से 20 मीटर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 सेंटीमीटर आसानी से खींच सकते हैं, तो 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, तो ईस्ट डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर बनाइए, ये बना लिए 4 सेंटीमीटर का ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ से नॉर्थ में चल रहा है फिर से 20 मीटर, तो फिर से यहाँ से बना लिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पहुँच गए, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल से फाइनल, फिर स्केल लगा के क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, स्केल लगा के इसको मेजर कर लेंगे, इसको स्केल लगाएंगे, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, तो स्केल लगा के क्या करेंगे, इसको मेजर कर लेंगे, स्केल लगा के इसको, ये चौक क्यों टूट रहा है, स्केल लगा के इसको मेजर कर लेंगे। स्केल लगा के जब इसको मेजर करेंगे तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4√2 सेंटीमीटर आएगा। बोलेगा सर आपको कैसे पता चला, ठीक है, देखिए मेरे पास स्केल नहीं है अभी, लेकिन स्केल लगा के मेजर करिएगा तो यही आएगा। क्यों यही आएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस देखिए ना, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2 आना होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस हो गया इस ट्रायंगल में, ठीक है। लेकिन अपने लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ग्राफिकल मेथड से निकालना है, ग्राफिकल मेथड से निकालना है, तो क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का ये बना लेंगे, फिर यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हुए 4 सेंटीमीटर के ऊपर बना लेंगे, ये इनिशियल पॉइंट हो गया ए, फाइनल पॉइंट हो गया सी, फाइनल पॉइंट हो गया सी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए से सी का लंबाई मेजर कर लेंगे। लंबाई कैसे मेजर करेंगे, स्केल लगा के मेजर करेंगे, ठीक है। 4√2 कितना आ गया, ये कर लीजिए 1.4, 5.6 या 5.65 के आसपास आएगा ये, ठीक है। तो ये 5.6 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, कहने का मतलब 4√2 सेंटीमीटर आएगा, 4√2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस 4√2 सेंटीमीटर को अपने लोग मीटर में बदलेंगे, मीटर, क्योंकि ये तो अपना ग्राफ पे है ना ये, लेकिन रियल में आंसर क्या है, अच्छा 4√2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना होता था 5 मीटर होता था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या माने हुए थे 5 मीटर, तो 4√2 सेंटीमीटर को फिर से मीटर में बदलेंगे, 4√2 सेंटीमीटर को, तो क्या हो जाएगा 4√2 इंटू 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 20√2 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये सब मेजर करके करना है, मेजर करके करना, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना, इसको भी कैलकुलेट नहीं करना, मेजर करना है ये। तो 4√2 आ जाएगा, मेजर करिएगा तो, ठीक है, सही करिएगा तो ये आ जाएगा। अच्छा 1 सेंटीमीटर जो है 5 मीटर था, तो 4√2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 4√2 इंटू 5 मतलब 20√2 मीटर। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है, यस सर लिख रहे हैं। अब क्या करते हैं ना, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, समझिएगा कोई वेक्टर ए है,
तो अब क्या करते हैं ना, अब इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो कैसे पता चलेगा ये स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर, तो इसके ऊपर तीर लगा देते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, एरो लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये वेक्टर ए है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो, ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये क्या हो गया, वेक्टर ए, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो बार बार वेक्टर ए नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, ए के ऊपर तीर लगा देंगे। तो जैसे ए के ऊपर तीर लगा दिए तो ये हो गया वेक्टर है। आप समझ जाइए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में इसके पास डायरेक्शन। जैसे फोर्स की बात करें तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसे लिखा जाएगा फोर्स, ठीक है। ये वेक्टर एफ है, ये क्या है, वेक्टर एफ है, मतलब इसके पास डायरेक्शन भी है और अपना मैग्नीट्यूड भी है, ये वेक्टर एफ है। अच्छा, कई लोग के मन में ये भी आता है कि सर फोर्स इधर होगा, फोर्स इधर होगा तो हम एफ पे ऐसे लगाएंगे, अगर फोर्स उल्टा हो जाएगा तो क्या हम एफ पे ऐसे तीर लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो ऊपर वाला एरो है ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है कि डायरेक्शन किधर है, बस ये जो तीर है ना, बस ये बता रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप ये ना समझ लेना, कई लोग के मन में ये कन्फ्यूजन आता है, कई क्लासेस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि सर ए के ऊपर तीर इधर लगा हुआ, मतलब ए का डायरेक्शन इधर है क्या, एफ के ऊपर तीर है तो इसका डायरेक्शन इधर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये तीर ये बता रहा है कि ये जो एफ है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो ए है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कि इसका डायरेक्शन इधर भी हो, इसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अगर वेक्टर ए ऐसे भी होता ना, अगर ये वेक्टर ए ऐसे भी होता ना, तब भी इसको ऐसे ही लिखते हैं, समझ रहे? मतलब ये वेक्टर का नोटेशन है, ये वेक्टर का नोटेशन है। अगर इसी में मोड लग जाए, अगर इसी में मोड लग जाए, ये मोडलस पढ़े होंगे आप लोग मैथ में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या वेक्टर ए, ठीक है। मतलब ये ए का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, ये डायरेक्शन वगैरह नहीं बताएगा, इसमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है। अगर एफ है तो आपको लिखना पड़ेगा 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, 5 न्यूटन इन वेस्ट डायरेक्शन, लेकिन जब इस तरह से है ना तो सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं। अच्छा, कई बार ये ऐसा भी लिखा मिले, अगर सिर्फ ए भी लिखा मिले ना तब भी बात वही है, अगर सिर्फ ए लिखा मिले तब भी इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वेक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। तो तीर लगाएंगे ऊपर में तो समझ जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटी, वो कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर। अगर इसका इस तरह से मोड लगा दिया, बक्सा डब्बा में बंद कर दिया, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड बता रहा, या अगर खलिया ये भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी मैग्नीट्यूड ही बता रहा सिर्फ। चलिए हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार, मतलब वेक्टर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला लिखेंगे इक्वल वेक्टर, पहला लिखेंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है। इसका पहले 1-2 लाइन का इंग्लिश में डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको समझेंगे। Two or more vectors are equal, two or more vectors are equal vector, are equal vector if their magnitude and direction, if their magnitude and direction are same, if their magnitude and direction are, if their magnitude and direction are same, मतलब इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना होगा और डायरेक्शन भी सेम होना होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना होगा और डायरेक्शन भी सेम होना होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया जाए कोई वेक्टर ए है और वो इस डायरेक्शन में है, कोई वेक्टर ए है और वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में है, और दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है, और बी का भी डायरेक्शन यही है, बी का भी डायरेक्शन यही है, और इसका लंबाई भी वही है। ये देखिए हम बना लेते हैं, ठीक है, पूरा पैरेलल, उसके पैरेलल लाइन का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी है। तो ए और बी का आप ध्यान से देखिए, हम लंबाई सेम बनाएं, कोशिश किए हैं सेम बनाने का। कई लोग के मन में ये भी आ सकता है सर सेम नहीं, अरे कोशिश किए हैं सेम बना, आप मान लीजिए कि ये सेम है, ये दोनों का लंबाई क्या है, सेम है, और दोनों का डायरेक्शन भी देखिए ना, ये भी इधर की तरफ ए भी और ये बी भी इधर की तरफ,
तो मतलब जिस दो वेक्टर का लंबाई भी बराबर हो जाए, मतलब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए और डायरेक्शन भी, जैसे मान लीजिए फोर्स है तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। तो सिर्फ 10 न्यूटन हो जाने से ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो ए भी नॉर्थ ईस्ट में है और बी भी नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब जाके वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी कहलाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी कहलाएगा। अच्छा, अब कई लोग के मन में ये भी आता है कि सर ये फोर्स हो जाए, ये वेलोसिटी हो जाए, अरे तो कैसे बराबर होगा, क्वांटिटी अलग अलग हो गया, एक फोर्स हो गया, एक वेलोसिटी हो गया। तो यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ चुके हैं कि दो क्वांटिटी को तभी कंपेयर करते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो वेलोसिटी को आप फोर्स से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। कई लोग के मन में ये भी आएगा, सर अगर वेक्टर ए फोर्स हो जाए और वेक्टर बी वेलोसिटी हो जाए, दोनों का लंबाई भी बराबर है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो क्या ए और बी आपस में इक्वल वेक्टर है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों क्वांटिटी पहले सेम होना चाहिए। अगर ये फोर्स है तो ये भी फोर्स, ये वेलोसिटी तो ये भी वेलोसिटी। अब देखिए ना, मान लीजिए ए 5 न्यूटन इधर की तरफ है, बी भी इधर की तरफ है, तो ए इक्वल टू बी, इसको बोल लेते हैं इक्वल वेक्टर, इसको बोल लेते हैं इक्वल वेक्टर। चलिए जल्दी से इसको बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको बनाइए, ठीक है, जल्दी से इसको बनाइए दो इक्वल वेक्टर को। चलिए अगला बनाते हैं नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर नंबर 2, नेगेटिव वेक्टर्स। Two vectors are negative of each other two vectors are negative vectors two vectors are negative vector of each other, negative vector of each other if their magnitude are same, if their magnitude are same, if their magnitude are same but their directions are opposite, but their directions are opposite, but their directions are opposite, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो जाए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि हम बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन ऐसे खींच लिए, ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच लिए, अरे टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई मेरे, कुछ तो सीधा हो जाओ। चलिए ये एक वेक्टर है, बिल्कुल है, दूसरा वेक्टर इसके बराबर तो है लेकिन इसका तीर इधर है, इसका तीर इधर। आप ध्यान देखिए, दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों का लंबाई बराबर है, दोनों का लंबाई बराबर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर है और दूसरा इधर है। इस वेक्टर को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो वेक्टर ए जो है वो नेगेटिव ऑफ बी है, मतलब ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस बी, और नहीं तो अब बी इक्वल टू भी लिख सकते हैं माइनस ए, मतलब दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है, दोनों एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है। क्यों नेगेटिव वेक्टर है? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए लंबाई बराबर है तो लंबाई ही तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और यदि लंबाई बराबर हो गया आपका तो इसका मतलब इसका दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, एक ए जो है इधर की तरफ जा रहा है और बी जो है वो इधर की तरफ आ रहा है, बी इधर की तरफ आ रहा है, तो ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट है, एक ईस्टवार्ड है दूसरा वेस्टवार्ड है, मतलब एक ईस्ट की तरफ जा रहा है दूसरा वेस्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसीलिए ए और बी एक दूसरे का अपोजिट वेक्टर है। क्या है? नेगेटिव वेक्टर। अपोजिट नहीं, नेगेटिव वेक्टर। क्या है? नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। तो ए इक्वल टू माइनस बी और बी इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? यस सर लिख लिए।
अगला लिख लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स, मिटा दें पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, two or more vectors are parallel, two or more vectors are parallel, more vectors are parallel, parallel if their directions are same, if their directions are सेम, मतलब दो या उससे अधिक वेक्टर पैरेलल वेक्टर तभी कहलाएगा जब वो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, या इफ एंगल बिटवीन देम इज 0, और इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर, इफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर 0, बिटवीन द वेक्टर्स आर 0, ठीक है, समझते हैं। देखिए जो पैरेलल वेक्टर है ना, उसके लिए सिर्फ डायरेक्शन सेम होने की जरूरत है। इक्वल वेक्टर में क्या था, डायरेक्शन भी सेम था, मैग्नीट्यूड भी बराबर था, डायरेक्शन भी सेम था और मैग्नीट्यूड भी बराबर था। लेकिन यहाँ पे अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो गया, जैसे मान लिया जाए कि एक वेक्टर ये हो गया, बार बार चौक टूट क्यों रहा, ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों आपस में पैरेलल है। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड बराबर ही हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे इक्वल वेक्टर्स भी आपस में पैरेलल वेक्टर थे, इक्वल वेक्टर्स भी आपस में पैरेलल, यहाँ पे देखिए ना ए और बी, तो ए बी के पैरेलल है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू क्या है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, बराबर हो या ना हो कोई समस्या नहीं है, बराबर हो भी जाए तब भी दिक्कत नहीं है, नहीं हो तब भी दिक्कत, अगर डायरेक्शन सेम हो गया तो पैरेलल बोल सकते हैं। डायरेक्शन सेम हो, जैसे मान लीजिए दो सड़क है, एक छोटी सड़क है एक लंबी सड़क है, और एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ट्रेन के पटरी देखते हैं ना, पटरी जो हमेशा होता है, दो पटरी जिस पर ट्रेन चलती है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है, ऐसे नहीं हो जाएगा, फिर ट्रेनें पलट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है दोनों, ठीक है, पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अच्छा देखिए ना, ए और बी का डायरेक्शन सेम है, ए और बी का डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्शन का तो कोई समस्या है नहीं, जो ए का होगा वही बी का होगा, बस बी का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा है, मान लीजिए 1.5 टाइम्स है, 1.2 टाइम्स है, 1.3 टाइम्स है, कुछ भी हो सकता है। तो ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी को, बी इक्वल टू के इंटू ए, और के कोई पॉजिटिव नंबर है, ये कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ना, बी इक्वल टू मान लिया जाए कि ए जो है 6 है, ए जो है 6 है, बी 9 है, ए 6 है, बी 9 है, ठीक है, ए 6 है, बी 9 है, ठीक है, डायरेक्शन तो सेम है, तो बी कितना टाइम्स हो गया, 1.5 टाइम्स हो गया, ठीक है। मान लीजिए ना कि ए इक्वल टू 6 न्यूटन है और बी इक्वल टू 9 न्यूटन है, सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, और बी इक्वल टू जो है ना वो 9 न्यूटन है, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं, 1.5 इंटू ए बिल्कुल लिख सकते हैं सर, डायरेक्शन तो सेम है ही, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.5 गुना है, इसका मैग्नीट्यूड जो है 1.5 गुना है, तो बी को 1.5 से ए को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी मिल जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए ठीक है। अगला है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी नहीं एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, टू और मोर वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, टू और मोर वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, हम थोड़ा सा कंजूसी कर दिए लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, आर एंटी पैरेलल if their direction are opposites, if their directions are opposite,
इफ देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाए ना तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए ना तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, या एंगल बिटवीन देम आर 0 नहीं 180 डिग्री, इस बार 180 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होना चाहिए, जैसे मान लिया जाइए एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी है, ये इसी के अपोजिट है, ये लंबा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एंटी पैरेलल हो गया। दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। बोलेगा कैसे सर, देखिए एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो एक जब ऐसे जाता है और एक ऐसे आता है, दोनों के बीच के एंगल को 180 डिग्री बोलते हैं। देखिए ना, एक इधर है और दूसरा इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल ये क्या, जब मिलाएंगे तो ये 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री। तो या तो 180 डिग्री हो जाए, या दोनों का मतलब सीधा सीधा समझ जाए, डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाए, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर, बाकी छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं, छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वस टू या बी इक्वस टू, बी या ए किसी को भी, बी इक्वस टू के इंटू ए। यहाँ पे के जो है ना कोई नेगेटिव कांस्टेंट है, ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा तो डायरेक्शन अपने आप उल्टा हो जाएगा। अगर पैरेलल था तो पॉजिटिव कांस्टेंट था, ये नेगेटिव कांस्टेंट है, कोई नेगेटिव कांस्टेंट। अब मान लिया ए 6 न्यूटन है और बी क्या हो जाएगा 9 न्यूटन हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, तो -1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए में -1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यही बात, इसको लिख लीजिए। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।